So let us have a small article on capacitance, that is capacitance due to spherical conductors. सिलेबस में नहीं लिखा है स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, लेकिन कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर आर्टिकल में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो अदरवाइज तरीके से भी बन सकते हैं, इसलिए वो न्यूमेरिकल को करना है तो व्हाई नॉट दिस। तो आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ड्यू टू a charged conducting sphere. Charged conducting sphere. Capacitance due to a charged conducting sphere. अब एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बुक में भी आपको ये आर्टिकल मिलेगा, ये साल सिलेबस में से माइनस हुआ है, लेकिन इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को क्योंकि हम अदर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसलिए वो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है, तो हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो व्हाई नॉट वी सी बीइंग लिटिल प्रो अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे कम। तो यहाँ पर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके चलते जो कैपेसिटेंस बन रहा है, ध्यान रहे कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टिंग स्फीयर का कहाँ से हो, कंडक्टिंग स्फीयर का कोई कैपेसिटेंस नहीं होता है, लेकिन होता यह है कि जब कोई कंडक्टिंग स्फीयर को हमने कोई चार्ज दे दिया, उस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ओनली आउटसाइड द स्फीयर, और इनसाइड द स्फीयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, and due to this electric field the surrounding air behaves as a dielectric। तो जो भी कैपेसिटेंस इफेक्ट मिलेगा that is the capacitance of the air around the conducting sphere। कुछ जगह लिख देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, इट इज नॉट ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। किसका कैपेसिटेंस? द कैपेसिटेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इट मे बी हैंगिंग इन एयर एंड एयर इज द डाइलेक्ट्रिक, और इट मे बी इनसाइड ऑयल, तो ऑयल इज द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है ये किसका है? इट इज दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। पहला पॉइंट हुआ द कैपेसिटेंस इफेक्ट इज, कैपेसिटेंस इफेक्ट इज exhibited by the surrounding medium। ठीक है, बढ़िया। तो जो सराउंडिंग मीडियम है उसका कैपेसिटेंस जो है, तो उसको निकालेंगे कैसे? तरीका था कि यू गिव ए चार्ज ऑफ q कूलम एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। जो सराउंडिंग मीडियम है उसका दो बाउंड्री, एक बाउंड्री है स्फीयर के पास, दूसरा बाउंड्री है इन्फिनिटी में, है कि नहीं? ये अगर कंडक्टिंग स्फीयर हुआ, जो मीडियम है वो मीडियम का एक बाउंड्री यहाँ पे, दूसरा बाउंड्री कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो हमें देखना क्या है कि इफ यू गिव ए चार्ज ऑफ q कूलम टू दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स, है ना? तो क्या कहेंगे पॉइंट नंबर 2 में, if a charge of q coulomb is given to the sphere, potential on surface, फॉर्मूला तो सबको मालूम है, होता है KQ/R। चलो इस पॉइंट को A मानते हैं, तो हम कहेंगे पोटेंशियल ऑन द सरफेस VA इज KQ/R, जिसको आप चाहो तो Q/4πε/R लिख सकते हो। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज ε0 into εr। What is epsilon r? Relative permittivity of the medium around the sphere। ध्यान रहे एप्सिलॉन r is the relative permittivity of the sphere
around the sphere of the medium around the sphere. तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया? इट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम अराउंड स्फीयर। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। यस, अराउंड स्फीयर। ठीक है, Vb क्या है? Vb इज पोटेंशियल एट इंफिनिटी which is nothing but k q by infinity and it is equal to 0. So जो कंडक्टिंग स्फीयर आप लिए हो उसकी सरफेस में पोटेंशियल Va है और इंफिनिटी में पोटेंशियल Vb है जो कि 0 है ना। तो जो सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक हुआ उसका दो एंड में, जो सराउंडिंग डाइलेक्ट्रिक है उसका दो सरफेस है, एक सरफेस जो स्फीयर के साथ चिपका हुआ है, दूसरा सरफेस जो इंफिनिटी पे है। When you are giving a charge of q coulomb, the potential difference across the two ends of the dielectric is Va minus Vb, है कि नहीं? So potential difference across two ends of dielectric, two ends of dielectric कितना है? You call it Va minus Vb, जबकि Vb तो 0 है, so it is same as Va। समझ में आया? देख लो, जब आप स्फीयर को q कूलम चार्ज देते हो उसका चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक है उस डाइलेक्ट्रिक के दोनों सरफेस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इज same as Va and Va is what? Va is q by 4 pi epsilon r। समझ में आया? यस सर। सर लास्ट स्लाइड थोड़ा दिख रही है। हाँ, लास्ट स्लाइड देख लो, लास्ट स्लाइड ये है कैपेसिटेंस ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। हम लोग देखें, थोड़ा सा बोल देता हूँ। कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज है, जिसका रेडियस r है, मान लो कि रेडियस r है, इसकी चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कैपेसिटेंस क्या है वो हम निकालना चाहते हैं। तो इसके चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक इसके चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसे फैला हुआ है दूर तक। मतलब उसका एक सरफेस यहाँ पे तो है, one surface is here and the other surface is at infinity. If I give a q coulomb charge and can somehow find out the potential difference between these two ends, I will get the capacitance of this surrounding medium. That is what we are trying to do now. क्या बात समझ में आया है ना? चलिए यस सर, आगे बढ़ते हैं। तो what we observe by giving a charge q, the potential difference developed is equal to V। so कैपेसिटेंस क्या हो गया? Q by V, जबकि V क्या है? इट इज Q by 4 pi epsilon 0 epsilon r इंटू आर के क्यू बाई आर। सिंप्लीफाई करो, नीचे ले आओ, क्यू बाई भी करो तो मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू आर। बस ये याद रखना है आपको कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, जो एप्सिलॉन आर है वो कहाँ का है? एप्सिलॉन आर इज कांस्टेंट इज dielectric constant for surrounding medium। ये बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे। कोई
कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू r। वो पूछेंगे कि जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन लेता हूं। ए hollow metal sphere has capacitance C naught. Find what will be capacitance if it is filled with oil of epsilon r is equal to 3. It is dipped in oil of epsilon r is equal to 2. कोई ये होलो मेटल स्फीयर है जिसका कैपेसिटेंस है C नॉट दिया है, ठीक है। क्या आप इसकी सॉल्यूशंस बता सकते हो? ऑप्शन ए में क्या होगा? पहला वाला का C नॉट है, पहला वाला C नॉट है और दूसरा वाला 2C नॉट है। Yes, that is what I wanted you to illustrate and you could follow it. अब अंदर ऑयल भरने से कैपेसिटेंस अफेक्टेड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जो एप्सिलॉन r है वो बाहर वाला मीडियम के लिए है, तो आपको है पहला वाले का हो गया, फर्स्ट केस में इट इज C नॉट एंड दूसरे केस में इट इज 2C नॉट। बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, now let us have a generalized question. N number of small mercury, n number of small mercury droplets, mercury is a metal, you know, each of capacitance C naught, charge Q naught and potential V naught combine together. Combine together. Now question is, find charge, capacitance and potential of the combination ठीक है, कॉम्बिनेशन का चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस बताना है। मैं 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया हूँ। मतलब क्वेश्चन कैसे आते थे, 1000 ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट मर्ज, व्हाट विल द न्यू कैपेसिटेंस, है ना, और 1000 ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ पोटेंशियल V नॉट मर्ज, सो व्हाट विल द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ऐसे करके क्वेश्चन वो पूछते थे। मैं तीनों को एक ही टर्म में ले आया, ठीक। सॉल्यूशन देखेंगे कुछ ऐसे। मान लो कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे जिनका रेडियस था स्मॉल r, सारे जुड़ गए, बन गया बड़ा ड्रॉपलेट जिसका रेडियस है कैपिटल R. How you relate them? You know, the total volume occupied was remain same, will remain same. पहले जितना वॉल्यूम था अभी उतना ही वॉल्यूम होगा। इसका मतलब हुआ इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 pi r cube, that must be equal to n times 4/3
pi r cube because there were n droplets, ऐसे n ठो ड्रॉपलेट मिले और इतना बड़ा ड्रॉप बना। इससे पता चला कि r is equal to n to the power 1/3 into small r. So capital R and small r are related like this. जो बड़ा ड्रॉप का रेडियस होगा और छोटे ड्रॉप के रेडियस दोनों कुछ ऐसे रिलेटेड रहेंगे। क्या समझ में आ रहा है? अब छोटे ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस था C नॉट क्या था वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बड़े ड्रॉप का फॉर बिगर ड्रॉप जो न्यू कैपेसिटेंस होगा कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r into n to the power 1/3. So the new capacitance becomes n to the power 1/3 into C naught. समझ में आया क्या? मतलब अगर 1000 ड्रॉपलेट मिल गए, हर एक ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस था C नॉट, तो 1000 ड्रॉपलेट मिलने के बाद कैपेसिटेंस हो जाएगा 10 C नॉट 1000 to the power 1/3। अच्छा, Q नॉट तो Q नॉट है, and you know चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा इट इज n Q नॉट। हर एक ड्रॉपलेट में कुछ कुछ चार्ज था। जो चार्ज था वो कैसे था, कितना था? इट वाज यस Q नॉट। तो हम कहेंगे द टोटल चार्ज विल बी नाउ Q नॉट n टाइम्स Q नॉट। बाकी बात रह गया पोटेंशियल की। For smaller drop जो पोटेंशियल V नॉट था वो क्या था? Q नॉट बाय C नॉट। For bigger drop you say it is total charge और the potential होगा V होगा वो क्या होगा? Total charge by total capacitance n to the power 1/3 into C naught। टोटल चार्ज n Q naught। सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो गया? n to the power 2/3 Q naught by C naught is V naught। Q naught by C naught is V naught। समझ में आ रहा है? It is n to the power 2/3 into V naught। ठीक है। So अगर कहेंगे कि there are 1000 droplets, each charged to 1 volt. Now they merge, they become a bigger drop. What is the potential of the bigger drop? So 1000 to the power 2/3. Cube root of 1000 is 10. का square is 100. So it will be 100 V naught. क्या समझ में आया? Yes sir. Yes. Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन को मैं क्यों करवाया? आप चाहो तो V नॉट को कुछ ऐसे सोच सकते थे। आप कह सकते थे कि इट इज K Q नॉट बाई R और इधर बिगर ड्रॉप का K N Q नॉट बाई कैपिटल R। ऐसा भी तो कर सकते थे, है कि नहीं? अब कैपिटल R का वैल्यू क्या है? n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो ये यही आ जाता है आंसर। मतलब ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में। तो व्हाई नॉट दिस मेथड आल्सो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें क्या है हमारे पास? वी हैव गॉट 2 concentric spheres। ये एक स्फीयर है और मान लो कि ये दूसरा स्फीयर है। हमें पता करना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन दीस 2 स्फीयर्स। डाटा में दिया हुआ है कि ये जो स्फीयर्स है, मान लो कि इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। ये रेडियस है A, ये रेडियस है B, एंड यू वांट टू नो द कैपेसिटेंस। चलो ठीक है,
If I apply a battery like this, so some charge will flow. अगर Q चार्ज देने से पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस इज Q by V. Now when you give a charge of Q coulombs to the inner sphere, थोड़ा ध्यान से देखना कि हम ये कैपेसिटेंस किसकी देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि जब चार्ज देंगे तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फ्लक्स तो निकलेंगे. ये जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकलेंगे दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसके चलते आपको इस जोन में आपको मिलने वाला है एक इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो प्लस क्यू चार्ज था उस प्लस क्यू चार्ज के चलते अंदर होगा माइनस क्यू, बाहर होगा प्लस क्यू. दैट प्लस क्यू विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना. इसका मतलब जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकले वो कहाँ पे हुआ, यहाँ से तो निकले, यहाँ तक पहुंचे, बाहर कोई लाइन्स ऑफ फ्लक्स नहीं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर जीरो है. यहाँ पर हो सकता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक है, एयर है या फिर किसी में डुबा के रखें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं मिलेगा. जैसे कोई भी मटेरियल है, रेजिस्टेंस इफेक्ट तो तब मिलेगा जब आप कोई करंट पास करने की कोशिश करोगे. कोई करंट नहीं पास करने की कोशिश कर रहे हो तो रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं मिलेगा. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बाहर तो कोई कैपेसिटेंस इफेक्ट है नहीं. तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइलेक्ट्रिक है वहां पर कैपेसिटेंस इफेक्ट मिलेगा. दैट मींस द कैपेसिटेंस इफेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय रीजन 2. ठीक है. व्हेन यू गिव ए चार्ज ऑफ q coulombs, व्हेन यू गिव ए चार्ज ऑफ q coulombs, यू से अभी हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स. चलो इस पॉइंट को मानते हैं A और ये पॉइंट को मानते हैं B. If inner sphere is given a charge Q, ठीक है. Now potential at point A क्या होगा? अब देखो तो ये जो बाहर प्लस Q था ये तो न्यूट्रलाइज हो चुका है. अब अल्टीमेटली व्हाट इज देयर, यहाँ पर है Q चार्ज और यहाँ पर है माइनस Q चार्ज. इनर स्फीयर में प्लस Q, आउटर स्फीयर में माइनस Q. तो A में पोटेंशियल क्या होगा? Q के लिए कुछ होगा, कितना, ये Q बाई A. और माइनस Q के लिए क्या होगा? ये पॉइंट तो इसके अंदर है, मतलब इस माइनस Q कूलम चार्ज के लिए सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा अंदर भी वही होगा. सरफेस में कितना होगा? माइनस KQ बाई B. If you simplify, it is coming out to be KQ B minus A by AB. What about VB? It is potential at point B due to Q and minus Q. B is just outside the outer sphere. You can consider the total charge as a concentrated point charge located at the center. Q और minus Q को सेंटर में ले आओ तो जीरो हो जाएंगे. तो टोटल चार्ज जीरो हो गया तो पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा जीरो. और Q के चलते क्या पोटेंशियल होगा? KQ बाई B. और माइनस Q के चलते माइनस KQ बाई B. ऐसे देख के पता चला कि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज जीरो. तो क्या मिल गया? Thus potential difference between the two surfaces of the dielectric located in the space between the two spheres is V is equal to VA minus VB, and that is same as VA. It is KQ AB by B minus A. So capacitance C is equal to Q by V. V is KQ by this, Q by V करेंगे तो मिलेगा it is B minus AB, B minus A by AB into K.
के हो गया 4πε 1/4πε। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो 4πε इंटू बी माइनस ए बाई बी, जिसमें ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आप बता सकते हो ये जो एप्सिलॉन आर है वो कौन सा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम 1 का, सॉरी इट इज मीडियम 1 का, 2 का कि 3 का, कौन सा मीडियम का है, देख लो 2 का होगा। ऑब्वियसली जो एप्सिलॉन आर है ये 1, 2 और 3 को देखे तो 2 के क्रॉस में है कि नहीं। इसका मतलब कोई कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था, हमें पता चल गया। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था 4πε b माइनस ए बाई ए बी, है ना। सर बी आप गलत लिख दिए। हाँ बोलो, नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। बी ए गलत लिख दिए, बी ए गलत लिख दिए, बी ए गलत लिख दिए, अच्छा ए क्यूब बी माइनस ए बाई ए बी है ना। ओ लिखने में गड़बड़ कर दिए, ये लिख दिए यहाँ पर b माइनस ए बाई ए बी, तो ठीक है, तो ए बी बाई बी माइनस यहाँ पर लिखने में गड़बड़ कर दिए, और आई कमिटेड मिस्टेक हियर। q बाई v, v का वैल्यू हो गया, v हो गया क्यों, हाँ q बाई v 4πε, कहाँ गड़बड़ किए रे, के क्यू ए बी बाई बी माइनस ए। सर बी माइनस ए बाई ए बी है ना, देखो कहाँ पर के क्यू बी माइनस ए बाई ए बी होगा ना। हाँ हाँ, तो मैं q बाई v निकालना चाहता हूँ, q बाई v आया तो इट इज b माइनस, मैं वैल्यू गलत, हाँ हमने a माइनस b लिख दिया था क्या, इट इज v माइनस a बाई ए बी इंटू k। अभी ठीक है ना, अरे अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वी ए का वैल्यू के क्यू इंटू बी माइनस ए बाई ए बी होगा। अच्छा यहाँ पर लिखने में उल्टा लिख दिया हूँ क्या, ओहो सो सॉरी, यहाँ पर लिखने में गड़बड़ कर दिया हूँ, इसलिए गड़बड़ आ रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इट इज b माइनस ए बाई ए बी, तो सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया, हाँ अब ठीक है, q बाई v करो, q बाई v हो गया ए बी बाई बी माइनस ए, राइट, नीचे आएगा 1/k, तो ये हो जाएगा 4πε। अब सही है, इज इट ओके। ये जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी कौन सा मीडियम का है, कौन सा मीडियम का, मीडियम 1, 2 और 3 में से 2 का है। क्या समझ में आया, सिलेबस ये हट गया तो बाकी थोड़ा सा बचा था तो मैं बता दिया, ये सिलेबस से निकल गया, ठीक है। ठीक, and today we are to see about energy stored in capacitor। तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी को ध्यान से देख लेना, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सपोज let a capacitor is charged to V volt। सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, और आप जानते हो कि चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। सपोज इसमें Q चार्ज है और इसमें Q चार्ज है। Here is charge Q and here is charge -Q। अभी दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V,
चलो इस प्लेट को प्लेट 1 मानते हैं, ये प्लेट को प्लेट 2 मानते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना तो मुश्किल है, पोटेंशियल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल V2 है। Now the question is how much energy is stored in this capacitor। तो देखें तो यहाँ पर कुछ Q चार्ज है V1 पोटेंशियल में और माइनस Q चार्ज है V2 पोटेंशियल में। So from the definition itself it is clear कि एनर्जी associated with system कितना है? It is Q times V1 plus minus Q times V2. So it is coming out to be Q times V1 minus V2. ये जो सिस्टम है, यहाँ पर कुछ एनर्जी है, इसके कुछ एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगा है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस यू नो द एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज, है कि नहीं? इसका एनर्जी बहुत सारे चार्जेस से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच चार्ज एडेड डिवाइडेड बाय 2 हाफ ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में कोई बैटरी उटरी तो लगा नहीं, ऑलरेडी चार्ज है। सपोज यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो एनर्जी कितना हुआ? इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी बाय 2। सो दैट वे यू फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ Q V1 माइनस V2। आया समझ में? व्हाट इज V1 माइनस V2? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V कहते हो, पुट चार्ज टू V वोल्ट। तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू हाफ QV। शायद मैं समझाने में आपको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्या आपको समझ में आया? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस, यस, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस का टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज, जो हम लोग एरोस्टैटिक्स की क्लास में किए थे। तो क्या हो गया? एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज हाफ QV। समझ में आया? नाउ लेट अस सी, जो चीजें हमें समझ में आया उसको थोड़ा लिखेंगे लिस्ट करके। सपोज हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है C फैराड का, इसके क्रॉस में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V वोल्ट का, इसमें चार्ज आया Q। तो पहला चीज तो है एनर्जी stored in the capacitor कितना है? अभी तो निकाले, क्या था वो? हाफ QV। क्यों? क्योंकि इसको बैटरी में लगाया है तो इसका फाइनल पोटेंशियल भी हो जाएगा। बट यू नो QCV आर रिलेटेड, Q इज इक्वल टू CV। तो इसको नजर में लेते हुए आपको मिलेगा इट इज Q की जगह CV लिखो तो हाफ CV स्क्वायर, और आप लिख सकते हो Q square by 2C। So the energy stored in the capacitor can be understood using these three formulae: half QV, half CV square, Q square by 2C. Point number 2. Energy supplied by battery. बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया? देखो ये जो कैपेसिटर है उसको जो Q चार्ज दिया कौन है? बैटरी ही तो दिया है ये चार्ज। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। मतलब the work done in moving a 1 coulomb charge from here to here is V. It has supplied Q coulomb charge। तो कितना वर्क किया है, कितना एनर्जी दिया है? Q into V। सो आप कहोगे एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू Q into V। नोट करने के लायक है कि QV एनर्जी तो बैटरी दिया, लेकिन स्टोर हुआ हाफ QV, बाकी एनर्जी गायब हो गया, है ना? कहाँ गया हुआ एनर्जी?
ये दिस हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एंट्रेंस में आने लगा। पॉइंट नंबर 3 में एनर्जी लॉस while charging equal to energy supplied minus energy stored। सप्लाई किए हैं क्यूवी, स्टोर हुआ हाफ क्यूवी, लॉस कितना हो गया हाफ क्यूवी। दिस इज व्हाट इज द हीट जनरेटेड। कहां कैसे कहां पर ये लॉस हो गया, हाउ दिस लॉस इज टेकिंग प्लेस, है ना। ये दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिक्स कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, चार्ज पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट करता है तो इट कंटिन्यूअसली एमिट्स एनर्जी। अब रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े होगे, वो बोले कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। लोग बोले अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो स्पीड बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन है। और दिस न्यूक्लियस इज प्रोड्यूसिंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटिंग, सो कंटिन्यूअसली इट विल एमिट एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो फाइनली आके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, उसका एनर्जी खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज सेड हियर आल्सो। जब आप कोई एक कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि चार्ज करने से पहले उसके अंदर के जो डाइलेक्ट्रिक्स थे वो कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, चार्ज करने के बाद सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारा जो आपके डाइपोल्स थे डाइलेक्ट्रिक के वो घूमने लगे और अलाइन होने लगे। ड्यूरिंग दिस अलाइनमेंट पीरियड यू सी दे आर अंडरगोइंग ए रोटेशनल मोशन, सो देयर इज सम acceleration associated with the end charges which produces or which is the cause of loss of energy, accelerating charge in a time varying electric field। तो बेसिक कोई आपको नहीं पूछेगा, बस मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि in a time varying electric field an accelerating charge particle always emits electromagnetic energy or electromagnetic radiations। So here also the energy loss is taking place in the dielectric, I say heat generated in the dielectric। ये हीट कहाँ लॉस हुआ, डाइलेक्ट्रिक में लॉस हो गया। जब भी आप कोई कैपेसिटर को प्लग में डालोगे, स्विच ऑन करोगे, ड्यूरिंग चार्जिंग देखोगे गर्म हो गया, फिर जब उसको डिस्चार्ज करोगे देखोगे गर्म हो गया। ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग गर्म होता है। मान लो कि हम किसी एक कैपेसिटर के क्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, शुरू में ये चार्ज होने लगा तो गर्म हो गया, थोड़ी देर बाद चार्ज हो गया फिर से ठंडा पड़ जाएगा। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ओनली द टेम्परेचर विल राइज बिकॉज ऑफ हीट लॉस इन द डाइलेक्ट्रिक। क्या बात समझ में आया? ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, if capacitors are in series, if capacitors are in series, मान लो कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है, हमें पता करना है एनर्जी रेशियो। एनर्जी रेशियो is equal to energy in the first one by energy in the second one। लेकिन हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाय 2C। हाफ CV स्क्वायर देखेंगे तो एनर्जी रेशियो विल बी C1 बाय C2 और Q स्क्वायर बाय 2C वाला फॉर्मूला देखेंगे तो एनर्जी रेशियो विल बी C2 बाय C1। तो कौन सा लेना चाहिए हमें? सीरीज में क्या बराबर होता है? When the capacitors are in series, Q is same, तो energy in the first one is Q square by 2C1, ये Q square by 2C2, simplify करो तो it is C2 by C1। So when the capacitors are in series, the energy in them are in the ratio C2 by C1। क्या बात समझ में आया? Yes sir। Yes sir। Yes, yes। Point number 5।
if capacitors are in parallel, क्या बता सकते हो? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी इन देम? En1 by En2। अब हम लगाएंगे हाफ C1 v स्क्वायर, क्योंकि दोनों का भी बराबर है, हाफ C2 v स्क्वायर, सो इट इज C1 by C2। वो बोलेंगे दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाया तो उनमें एनर्जी का रेशियो था 2:3, दोनों को पैरेलल में लगा देंगे, उनमें जो एनर्जी होगा उसका रेशियो क्या होगा? 3:2। ये C2 by C1 था तो ये C1 by C2 है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Point number 6. Now we see a term called energy density. क्या है energy density? It is the energy stored per unit volume of a डाइइलेक्ट्रिक। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी कोई एक डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, कैपेसिटेंस का पहला क्लास में देखे थे, उसके अंदर के जो डाइपोल्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड दे डेवलप ए इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट। द फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हम लोग देख चुके हैं। बट ऐसे अलाइन रहने के कारण उनके पास कुछ एनर्जी रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ऐसे ओरिएंट करके रखा है, तो इनके पास कुछ एनर्जी स्टोर है। ये जो एनर्जी है कहाँ? इन द डाइइलेक्ट्रिक। तो ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया को मान लो A है, प्लेट सेपरेशन D है और बीच में जो डाइइलेक्ट्रिक वो एप्सिलॉन है, तो आप कहोगे एनर्जी कितना स्टोर है? हाफ QV। और इसका वॉल्यूम कितना है डाइइलेक्ट्रिक का? इट इज A into D। इट इज A into D। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना है? डाइइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम है A into D। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E कैन बी अंडरस्टूड एज V by D और Q by A एप्सिलॉन। दोनों फॉर्मूला हमारे पास है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक, दैट मींस द एनर्जी डेंसिटी इन द डाइइलेक्ट्रिक कितना आ रहा है? QV by D, QV by AD विच है हाफ। Q by A के जगह हम क्या लिख सकते हैं? E into एप्सिलॉन। V by D के जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगेन E। सो इन जनरल इट इज हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन जूल्स पर मीटर क्यूब। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल्स पर मीटर क्यूब। ठीक है। So whenever a dielectric is exposed to an external electric field, the energy stored in it per unit volume is half E square epsilon joules per meter cube। ये आपको याद रखना है। समझ में आया? Yes, sir. yes सर ये डाइइलेक्ट्रिक का शेप के ऊपर भी डिपेंड करता होगा ये? नहीं, जो एरिया है नहीं, जैसे डेंसिटी है, मास बाई वॉल्यूम है, क्या वो बॉडी का शेप के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। हाँ, तो क्योंकि वॉल्यूम बदलेगा तो मास बदलेगा, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल चेंज, बट मास बाई वॉल्यूम द डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, सो द एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। जैसे अगर हम कहेंगे कि कोई ऐसा शेप का डाइइलेक्ट्रिक है, उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, बताओ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इट? आप कहोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें कितना एनर्जी होगा? हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर, इसका जो एप्सिलॉन आर होगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक।
दिस इज द एनर्जी स्टोर। कैपेसिटर के केस में हाफ CV स्क्वायर है, ठीक है, बट वहीं से डिराइव्ड है। किसी भी केस में यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी दिस वे, हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इनटू v। v क्या है? v इज वॉल्यूम। क्या बात समझ में आया? यस सर। Yes, but this is the energy stored in the dielectric। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी देख लिए, एनर्जी देख लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर देख दिए। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे अगले क्लास। जूम पे लोगों के पास इतने ज़्यादा समय का होता नहीं है, क्या इंटरनेट नहीं होता है, क्योंकि दिन भर खेलते उलते रहते हैं, रील वील देखते हैं, तो उनके लिए कुछ बचा के रखना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। बाय सर। हेलो